साथियों नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान जो विषय है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसका यूजीसी नेट के संदर्भ में या लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट के संदर्भ में कुछ टॉपिक है जो कॉमन है, हम लोग उसको भी देख रहे हैं। इसमें है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को हम लोगों ने देखा तो उसमें हम लोगों ने देखा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कैसे लाइब्रेरी स्थापना में, उसके विकास में संस्थानों को मदद करती है। तो अगर हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग की बात करते हैं तो उसमें थोड़ी सी बातें भी आ जाती है कि क्या विश्वविद्यालय लाइब्रेरी जो है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो है, उसके क्या कार्य एवं उद्देश्य है, उसको हम लोग समझने की चेष्टा करेंगे। हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लाइब्रेरी विकास में उसके कार्य एवं दायित्वों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। तो आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो हाँ, वीडियोज में जाएंगे तो मिल जाएगा कस्तूरी अकेडमी पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं विश्वविद्यालय ग्रंथालय, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जिसको हम लोग विश्वविद्यालय पुस्तकालय भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी विश्वविद्यालय पुस्तकालय, हम लोग आज यही देखने वाले हैं। इसको हम लोग को ठीक से देखना समझना होगा, तो हम लोग इसको परीक्षा में इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग दो शब्दों से समझते हैं। यूनिवर्सिटी, जिसको लोग विश्वविद्यालय बोलते हैं, यानी कि हम लोग जो आज बात कर रहे हैं वो विद्यालय पुस्तकालय के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जब हम लोग बात करते हैं कि जो विश्वविद्यालय है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, खास करके विश्वविद्यालय से बहुत सारे जो संस्थान है वो संबद्धता प्राप्त करते हैं, यानी कि इनसे एफिलिएशन प्राप्त करते हैं, और उनके आधार पर वो विश्वविद्यालय जो है, संस्थान जो है, अपने संस्थानों का संचालन करते हैं। लेकिन एक जो विश्वविद्यालय है उसमें जो पुस्तकालय होगा वो किस प्रकार का होगा? तो यहाँ पे दो पुस्तकालय हमें विश्वविद्यालय में देखने पर के लिए मिलते हैं। एक होता है उसके विभागीय पुस्तकालय, दूसरा हमें देखने के लिए मिलता है विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय, जिसको हम लोग डिपार्टमेंटल, यानी कि जो फैकल्टी है, जो संकाय है, उसके अंतर्गत होता है। और एक दूसरा होता है उसमें जो यूनिवर्सिटी का सेंट्रल केंद्रीय अपना पुस्तकालय होता है। तो चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर में इन विभागीय पुस्तकालय और केंद्रीय पुस्तकालय में क्या अंतर है। विभागीय पुस्तकालय जो एक विभाग, जैसे सामाजिक विज्ञान विभाग या विज्ञान विभाग, अगर कुछ ऐसे हैं मानविकी विभाग, ऐसे जो विभाग होते हैं जो अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने अनुसंधानकर्ताओं के लिए, अपने शिक्षक वर्ग के लिए वो पुस्तकालय रखते हैं, जिसमें पुस्तकों की संख्या कम मात्रा में होती है। लेकिन इनका संबंध, विभागीय पुस्तकालय का संबंध केंद्रीय पुस्तकालय से होता है, केंद्रीय पुस्तकालय से होगा। यहां से उनका जो है वो विनिमय, पुस्तकों का विनिमय, यानी कि एक्सचेंज या लेन देन जो होगा वो यहां से होगा, केंद्रीय पुस्तकालय से होगा। तो आवश्यकता अनुसार केंद्रीय पुस्तकालय उन्हें किताबें देते हैं और वहां से फिर वापस देते हैं। आदान प्रदान किताबों का होता है। इसमें क्या में मदद मिलता है? विद्यार्थी को पढ़ने में मदद मिलता है,
विद्यार्थी को शोध करने में मदद मिलता है, जो शिक्षक है उनको सेल्फ स्टडी में मदद मिलता है। तो ये जो होता है केंद्रीय पुस्तकालय विभागीय पुस्तकालय में ये अंतर होता है। जब हम लोग इसके उद्देश्यों की बात करें तो हम लोग देखते हैं विश्वविद्यालय पुस्तकालय के क्या उद्देश्य हैं। उद्देश्य तो हम लोग देखते हैं पहला उद्देश्य क्या है, समझते हैं। पहला उद्देश्य है कि संस्था पैतृक संस्था जिसको बोलते हैं, तो विश्वविद्यालय की पैतृक संस्था है, क्योंकि यह जो है जैसे मैंने बताया था कि इसके जो उपज या इसके जो ब्रांचेज हैं वो दूसरे अन्य संस्थान, कॉलेज या डिपार्टमेंट या विभाग होते हैं, जिसको मैंने बताया था। तो पैतृक संस्था या विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं के विद्यार्थियों के किसी किसी को इसके विद्यार्थियों और कौन कौन शिक्षकों या शोधार्थियों जो शोध कर रहे हैं एवं शिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करता है। इनकी जो पढ़ने संबंधी आवश्यकताएं हैं को पूर्ण करने का काम करता है। पूर्ण करने का कार्य करता है। कौन करता है? विश्वविद्यालय पुस्तकालय, ये इसके उद्देश्य है। दूसरा, समय पर पुस्तक उपलब्ध कराना। समय पर पुस्तक उपलब्ध कराना। ये विश्वविद्यालय पुस्तकालय काम है कि समय पर किताबें उपलब्ध हो, ताकि जो रीडर हैं, जो अध्ययन करता है, लर्नर है, उनसे मिल सके। पाठकों के बीच तालमेल की व्यवस्था करना। पाठकों के मध्य तालमेल अच्छा होना चाहिए। पाठकों के मध्य पर तालमेल की व्यवस्था करना, वो उसमें तालमेल हो, किसी एक किताब को लेकर के विवाद ना हो। कभी कभी होता है कि जो जिसे प्रोफेसर जिस पुस्तक से पढ़ाते हैं और दिक्कत होता है कि फिर विद्यार्थी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वही किताब ले जाएं, तो वहां पे लाइब्रेरी की जिम्मेवारी है कि अन्य पुस्तकें भी सप्लीमेंट्री उन्हें दिखाए कि ये पुस्तकें भी अच्छी हैं और इसे भी पढ़ी जा सकती है। अध्यापन एवं शोध में सहायता करना। अध्यापन एवं शोध में सहायता करना। पांचवा है सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। ये इसके उद्देश्य हो गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके कार्य क्या हैं, काम। विश्वविद्यालय पुस्तकालय कैसे काम करता है। विद्यालय पुस्तकालय के कार्य देखते हैं हम लोग। अब पहला है
पाठ्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री का पाठ्य सामग्री, दृश्य श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य सामग्री का अर्जन, प्रस्तुतिकरण एवं व्यवस्थापन, ये काम है लाइब्रेरी का। इसमें क्या करेगा कि जो पढ़ने वाली जो सामग्री है जो लाइब्रेरी में होनी चाहिए, वो पाठ्य सामग्री जैसे किताबें हो गई, मैगजीन हो गए और कुछ जर्नल्स हो गए, रिसर्च जर्नल्स वगैरह हो गए, न्यूज पेपर वगैरह हो गए, ये सभी पढ़ने की जो किताबें हैं वो यहाँ पे रहेंगी। इसके अलावा श्रव्य दृश्य जिसको ऑडियो विजुअल एड बोलते हैं, इसका भी ऑडियो विजुअल एड भी होना चाहिए। ऑडियो विजुअल एड मतलब ऑडियो से वैसे शब्द जिस साधनों के माध्यम से हम सुन करके सीख सकते हैं, विजुअल जिन माध्यमों से हम देख करके सीख सकते हैं, और वैसे तीसरे साधन जिसमें हम सुन और देख दोनों करके एक साथ सीख सकते हैं। तो ऐसे सामग्री का भी संग्रह करना काम है, उसको प्रेजेंट करना काम है, उसको व्यवस्थापन करना काम है लाइब्रेरी का। इसके अलावा क्या काम है? शिक्षण काल से संबंधित काम है। शिक्षण काल जब टीचिंग का समय होता है, जब कॉलेजेस चलती हैं, उस दौरान क्या करता है, इसके अंतर्गत शिक्षण काल के दौरान पाठक को प्रशिक्षण कार्यक्रम इसके अलावा दीक्षा पाठ्यक्रम आदि जो आते हैं, अन्य जो कार्यक्रम होते हैं, कह सकते हैं शिक्षण काल के दौरान उन्हें प्रोत्साहित करना। तीसरा है पाठक परामर्शदात्री कार्य। पाठक परामर्शदात्री कार्य, इसको हम लोग बोलते हैं, जो लर्नर हैं उनके लिए एडवाइजरी का काम, एडवाइस देना, ये काम भी इनका होता है कि यह अनुसंधानकर्ता को कि कैसे कौन सी किताब पढ़ी जा सकती है, कौन सी किताबें लेटेस्ट आई हुई हैं और कौन आपके शोध कार्य में या आपके पढ़ने में मदद कर पाएंगे। चौथा, प्रलेखों का आदान प्रदान तथा अंतः ग्रंथालय ऋण। प्रलेखों मतलब डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान तथा अंतः ग्रंथालय ऋण तथा अंतः ग्रंथालय ऋण। ऋण मतलब लोग कर समझते हैं, तो क्या होता है कि क्योंकि आप बड़े लाइब्रेरी है, आप सेंट्रल लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी के, आपके पास डिपार्टमेंट हैं, आपके पास कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आपका काम है कि डॉक्यूमेंट्स है या जो किताबें हैं उनको देना और उनसे लेना। आपको उनको सपोर्ट करना है कि उनके पास भी लाइब्रेरी में अधिकतम सूचनाएं उपस्थित अवेलेबल हो और हाँ जो अवेलेबल हो, और उसको फिर वहां से देना और वहां से समय से वापस लेना, ताकि आपके लाइब्रेरी में भी जो पाठक आते हैं उनको मिल सके। और एक लाइब्रेरी से दूसरे लाइब्रेरी के बीच में एक्सचेंज करना।
फिर है इनका कार्य है ग्रंथालय यानी कि पुस्तकालय, परामर्शदात्री सेवा कार्य। इसमें क्या होगा कि पुस्तकालय आप, क्योंकि आप सीनियर पुस्तकालय हैं, आप बड़े पुस्तकालय हैं, आप बड़े यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय हैं, आपके पास डिपार्टमेंटल और विभागीय बहुत से पुस्तकालय हैं, तो आपको क्या करना है कि उन्हें भी परामर्श देने हैं कि वो अपने लाइब्रेरी का प्रबंधन कैसे करें। इसके बाद आपका कार्य है, यानी कि लाइब्रेरी का कार्य है अनुसंधान कार्य। अनुसंधान कार्य में भी आपकी लाइब्रेरी मदद करती है। जो शोधार्थी अनुसंधान करते हैं उससे संबंधित लिटरेचर वगैरह उपलब्ध होने चाहिए। सातवां है प्रशासकीय कार्य तथा प्रबंधकीय कार्य। प्रशासकीय तथा प्रबंधकीय कार्य, क्योंकि आप एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी आप यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, तो आपके लाइब्रेरी में भी एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक मैनेजमेंट होना चाहिए जिसको व्यवस्थापन कर सके, प्रबंधन कर सके और प्रशासनिक कार्यों को ठीक से कर सके। तो इससे क्या होगा कि आपकी लाइब्रेरी जो है ठीक से संचालित होगी। इसके बिना आप एक अच्छी लाइब्रेरी की कल्पना नहीं कर सकते। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जिनकी चर्चा मैं लाइब्रेरी क्लासेस में लगभग करता आया हूं, जो कि फादर ऑफ लाइब्रेरी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी बोला जाता है। तो उन्होंने 5 कार्य बताए हैं, यानी कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार 5 कार्य हम लोग देखने वाले हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार 5 कार्य वो कौन कौन है ये देखना पड़ेगा। उन्होंने कौन से 5 कार्य को उन्होंने बताया है कि लाइब्रेरी की ये काम है। उन्हें पहला बताया है प्रारंभिक कार्य। प्रारंभिक कार्य, जो लाइब्रेरी होगा उसका प्रारंभिक कार्य कुछ होगा, जिसको आप प्राइमरी वर्क भी बोल सकते हैं। इसका काम है प्रारंभिक कार्य में क्या आएगा, मैं सिर्फ समझा देता हूं आप लोगों, क्योंकि लिखने में ज्यादा समय व्यतीत होगा। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों का कक्ष में जाने से पूर्व, जब विद्यालय अगले क्लास में जा रहे हैं, इससे पहले पिछले क्लास अगले क्लास में सभी विषयों को आपको पुस्तकें इकट्ठी कर लेनी है और व्यवस्थित करके पाठकों के सामने आकर्षित ढंग से, क्योंकि बच्चे नए क्लास में आ रहे हैं, स्टूडेंट नए क्लास में जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा एट्रैक्टिव लगना चाहिए लाइब्रेरी में जाने के बाद कि हाँ हमारी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें इसको हमको अध्ययन करने हैं, तो आपको आकर्षित ढंग से प्रस्तुत करना है। ये प्रारंभिक कार्य है। कब, विद्यार्थी को अगले क्लास में जाने से पूर्व। जैसे जब अगले क्लास से विद्यार्थी जाता है पास आउट होकर के अगले सेमेस्टर में जाता है, तो वहां पे उसकी एक ललक होती है अन्य किताबों को पढ़ने के लिए, तो वहां पे प्रारंभिक कार्य आपका बनता है कि वह सभी किताबें आपके पास एकत्रित होनी चाहिए। दूसरा है समानांतर अध्ययन। समानांतर अध्ययन क्या है, विद्यार्थियों को आख्यान कक्ष, यानी कि जैसे विद्यार्थी आख्यान कक्ष से निकलता है उसके लिए समानांतर अध्ययन के लिए और पुस्तकें दिखनी चाहिए कि हाँ आख्यान कक्ष से मैं निकला या मैं निकली, तो उसके बाद जो है इसके अलावा ये किताबें पढ़ी जा सकती हैं और इसकी किताबों को पढ़ने से जो आख्यान हमने ली है उसके अनुसार ये जो तथ्य, ये जो किताबें हैं वो हमको मदद करेंगी आगे चल करके।
तीसरा, अनुवर्ती अध्ययन। अनुवर्ती अध्ययन, इसमें क्या होता है? ये तीसरा कार्य है। अनुवर्ती अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को और पाठ्य सामग्री प्रदान करना, जिससे विद्यार्थियों की उत्सुकता और काम का स्तर बढ़ता जाए। जैसे किताबें आई, ये किताब इन्होंने पढ़ा, इसके बाद लगा कि यहाँ ये किताब भी रिलेटेड किताब है, वो पढ़ लेनी चाहिए, वो किताबें हैं उससे संबंधित किताबें पढ़ लेनी चाहिए। तो कुछ किताबों को जब विद्यार्थी पढ़ता है और वैसे क्रमबद्ध पढ़ता चला जाता है, तो उससे क्या होता है, कुछ उत्सुकता बढ़ती है और उसका काम का जो स्तर रहता है वो बेहतर होता है, शोध और शिक्षा दोनों के संदर्भ में। फिर है चौथा, चौथा क्या है? पाठकों के खाली समय का उपयोग। पाठकों के जो पाठक हैं, जो आपके यहां पढ़ने आते हैं लाइब्रेरी में, उनके खाली समय के लिए आपके पास वैसी किताबें होनी चाहिए जिसका वो सदुपयोग कर सके। उन्हें मनोरंजनात्मक, जरूरी नहीं है कि पाठ्यक्रम से संबंधित चीजों को पढ़ें, खाली समय रहेगा तो मनोरंजनात्मक चीजें पढ़ेंगे, अन्य ज्ञानवर्धन के लिए चीजें पढ़ेंगे। तो इससे जो है पाठक आपके लाइब्रेरी से जुड़ा रहता है। तो आपके लाइब्रेरी में जो खासकर विश्वविद्यालय लाइब्रेरी है, उसमें सभी प्रकार की किताबों का होना जरूरी है। फिर पांचवा इन्होंने क्या कहा है, ए सारंगनाथन ने पांचवा कहा है, गहन तथा प्रगतिशील अध्ययन। गहन अथवा प्रगतिशील अध्ययन। ठीक है, जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, लाइब्रेरी में जाए तो गहनता के साथ अध्ययन करे और दिन प्रतिदिन अपने ज्ञान के वृद्धि के लिए वो अध्ययन करता रहे। इससे विद्यार्थियों को भी फायदा होगा, अनुसंधानकर्ताओं को भी फायदा होगा और अध्यापकों के लिए भी गहन और प्रगतिशील अध्ययन की व्यवस्था विश्वविद्यालय को अपनी लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में करनी चाहिए। तो हम लोग देख लिया। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि लाइब्रेरी में और क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या होती है लाइब्रेरी से जुड़ी हुई चीजें, उसको देखते हैं। जो विश्वविद्यालय लाइब्रेरी है उसी जुड़ी हुई कौन कौन सी चीजें हैं उसको देखते हैं। जब विश्वविद्यालय लाइब्रेरी होगा तो लाइब्रेरी के अलावा ऑथोरिटी होगा इनके पास। ऑथोरिटी जिसको हम लोग प्राधिकरण बोलते हैं। प्राधिकरण बोलते हैं। इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति जिसके पास कुछ करने की शक्ति है अथवा अधिकार हो, उसे हम लोग प्राधिकरण बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास काम करने की क्षमता है, वो ऑथोरिटी है, उसके पास ये काम करने की क्षमता है, वही इस काम को कर सकता है। तो ऐसे क्या होता है कि उसमें भी सीनियरिटी जूनियरिटी बनी हुई रहती है, एक हायरार्की श्रृंखला बनी हुई होती है या क्रमबद्धता बनी होती है। उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता जिसके पास जितनी होती है वो उसके अनुसार कार्य को करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राधिकरण या ऑथोरिटी। इसके लिए कार्य समिति होता है जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बोलते हैं। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है जिसको आप कार्य समिति बोलते हैं। इस कार्य समिति का नियंत्रण करना, इस कार्य समिति को सही दिशा में लगाना, तो ये सभी कार्य है। इसके अलावा पॉलिसी बनाना, पॉलिसी मेकिंग, ये कौन करेंगे, ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन करेंगे, जो प्राधिकरण करने की क्षमता रखते हैं वो करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा कमिटी।
जिसको लोग समिति बोलते हैं। एक ऑथोरिटी हो गया जो समिति के को संचालन कर रहा है, तो दूसरा है कमिटी। इसमें क्या होगा, परामर्शदात्री समिति होगी, परामर्शदात्री समिति होगी, जो सलाहकार होंगे उनको जो सलाह देंगे बेहतर लाइब्रेरी के लिए, ध्यान देंगे। और जो परामर्शदात्री समिति होगी, इस समिति में जो सदस्य होंगे कौन कौन होंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो उसके वीसी वाइस चांसलर, पीवीसी प्रो वाइस चांसलर, डीन साइंस सोशल साइंस टेक्नोलॉजी, जो भी डीन वहां पर ह्यूमैनिटीज के डीन अवेलेबल है वो होंगे। ये तीन के अलावा और मनोनीत सदस्य होंगे जो वीसी द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वीसी महोदय क्या करेंगे कि इसके अलावा दो अदर मेंबर्स को मनोनीत करेंगे जो इसके सदस्य होंगे इस कमेटी में, जो टीचर्स होंगे। इसके अलावा दो स्टूडेंट्स होंगे जो इस समिति के सदस्य होंगे। आप एक जो प्रमुख होंगे इसके, जो एकदम अनिवार्य में से हैं, वो हैं लाइब्रेरियन। ये सभी मिला करके 3+2+2+1 ये हो गए आपके कमिटी के मेंबर। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे की ओर। इसे मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, चैटिंग में आकर के हम बता देंगे। अब बात आती है इसके साथ जो जरूरी होता है वो होता है बिल्डिंग, जिसको हम लोग भवन बोलते हैं। भवन जरूरी है, बिना भवन का कैसे लाइब्रेरी होगा, हम लाइब्रेरी का अपना कैसे कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी जब भी होगा तो अगर ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन है ये, जिसमें सभी तरह से कंस्ट्रक्टेड एरिया हैं, या जितने रास्ते होंगे वो अलग बात है, डिपार्टमेंटल है, तो उसमें सेंटर में लाइब्रेरी बनाया जाएगा, केंद्र में, ताकि सभी विभाग के लोगों को लाइब्रेरी पहुंचने में दिक्कत ना हो, वहां के शोधार्थियों को, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को। तब इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो होगी वो बीच में होगी, ऐसा होगा। तो और भवन जब बनाए जाएंगे, तो भवन जब बनाए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भवन कल के समय में अगर हम एक्सटेंड करते हैं लाइब्रेरी को, जैसे मेरे पास अभी 2000 विद्यार्थियों को पढ़ने की क्षमता, सीटिंग अरेंजमेंट और उनके लिए बुक्स जो है लाइब्रेरी में अवेलेबल है। अब बात आती है कि जब ये सब अवेलेबल है तो क्या हमारे यहाँ जो विद्यार्थी होंगे केवल 2000 ही होंगे? नहीं, आगे चल करके 10,000 भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे क्या लाइब्रेरी दूसरी बननी चाहिए? नहीं, हमारे पास लाइब्रेरी के इर्द गिर्द इतने जगह होने चाहिए कि हम इसका विस्तार कर सके, एक्सटेंशन कर सके इसका। इसके बाद जैसे अभी डिजिटल लाइब्रेरी आ गई, अब डिजिटल लाइब्रेरी में आपको कंप्यूटर लगाने हैं, तो उसके लिए भी आपके पास स्पेसेस होने चाहिए कि आप ऐसा कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल ऐड चलाने हैं, ऑडियो विजुअल ऐड के लिए आपको जो है वो पुस्तकालय भवन में जगह होने चाहिए। इसके अलावा एयर एक्सचेंज, नेचुरल लाइट की व्यवस्था लाइब्रेरी में आ जाए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। तो जब भवन बनाते हैं इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा हम लोग ध्यान रखते हैं जैसे भी बरसात है तो पानी की निकासी, भवन ऐसे जगह पे होना चाहिए कि उसी पानी की निकासी आराम से किया जा सके। तो ये सभी चीजों को हम लोग भवन बनाते समय ध्यान देते हैं जब लाइब्रेरी का बिल्डिंग बनता है, जब भवन बनता है। चलिए आगे चलते हैं। फाइनेंस हम लोग देखते हैं, वित्त। फाइनेंस
वित्त, बात वित्त मतलब पैसे की आ रही है। कहां से आएंगे साधन? सबसे पहले क्या करता है, हम लोगों ने पढ़ा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, पुस्तकालय के विकास में। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे यूजीसी द्वारा दिया गया अनुदान, जो भवन और पुस्तकों फर्नीचर के लिए दिया जाता है, इसके द्वारा दिया गया अनुदान। एक ये होगा। दूसरा क्या होगा, इसके अलावा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, जिस स्टेट में यूनिवर्सिटी है वहां की राज्य सरकार से जो प्राप्त अनुदान है वो यूजीसी कंट्रीब्यूट की, राज्य सरकार यदि। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के लाइब्रेरी में जब विद्यार्थी आता है, उसका मेंबरशिप होता है, तो उसका भी एक शुल्क होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि पुस्तकालय शुल्क। पुस्तकालय शुल्क से प्राप्त राशि, पुस्तकालय शुल्क से जो राशि प्राप्त हो रहे हैं वो हो गया। चौथा, कालातीत शुल्क। कुछ ऐसे शुल्क होते हैं जिसको हम लोग फाइन के रूप में बोल सकते हैं। समय से पुस्तक नहीं जमा करने पे और बहुत सारे शुल्क होते हैं। तो उन सभी शुल्कों को हम लोग, समय के अनुकूल जो शुल्क होगा उन शुल्क के माध्यम से लोग फाइनेंशियल व्यवस्था देखते हैं एक लाइब्रेरी के लिए। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा हमें जरूरत होती है सेंट्रल लाइब्रेरी में या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में स्टाफ की, स्टाफ्स, कर्मचारी। कर्मचारी होंगे कौन कौन? एक तो सबसे कंपलसरी हो गया होगा आपका लाइब्रेरियन। इसके अलावा एक लाइब्रेरियन से काम नहीं चलेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी की है। तो इसके अलावा दूसरा होगा असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इसके अलावा डिप्टी लाइब्रेरियन। इतने पुस्तकालय अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा और बहुत सारे कर्मचारी होंगे, जैसे एक संस्थान में होते हैं सफाई के लिए कर्मचारी, स्वीपर वगैरह, प्यून, और कुछ होते हैं साफ सफाई के लिए। तो वो कर्मचारी आपके पास होंगे और सबका वेतनमान योग्यता होगा। जैसे इनका वेतनमान योग्यता, इनका वेतनमान योग्यता अलग अलग होगा। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे सेवाएं, सर्विसेस। लाइब्रेरी किन प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है? जब हम लाइब्रेरी की बात करेंगे तो लाइब्रेरी जो है वो विश्वविद्यालय का ही एक भाग है और उसी का एक पुस्तकालय है। तो क्या करेगा वह, विद्यार्थियों शिक्षकों एवं शोधार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री की व्यवस्था करेगा, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था करेगा, ये सभी वो करेंगे। अगर इसमें हम कुछ सेवाओं की बात करें जो डीपली, तो उसको क्या क्या करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या सेवाएं होंगी इनके लिए जो लाइब्रेरी सेवाएं देता है। पहला होगा एक्सचेंज, आदान प्रदान।
विनिमय, या इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं, बुक ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन होगा या विनिमय होगा। इसके अलावा क्या होगा, इसके बाद होगा सामान्य तथा विषय सूचनाओं का प्रावधान। सामान्य तथा विषय सूचनाओं का प्रावधान, ये सेवाएं देना विश्वविद्यालय लाइब्रेरी का काम है। इसके बाद बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी सेवाएं भी देता है। संदर्भ ग्रंथ के बारे में। इसके अलावा लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का काम करता है। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। इसके अलावा डॉक्यूमेंट के खोजने और रखरखाव में सहायता करता है। इसको बोलने लिखेंगे प्रलेखों का खोज में सहायता, के खोज में सहायता। फिर क्या होगा, पुस्तकालय सूची, पुस्तकालय सूची के उपयोग को समझना, किसका क्या उपयोग है पुस्तकालय सूची की। छठा, संदर्भ स्रोतों के जानकारी देना, कि कहां से स्रोत आ रहे हैं। इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये सेवाएं भी देता है, ताकि आपको लगे कि सर ये किताबें जो लिखी गई हैं या ये जो रिसर्च पेपर लिखे गए हैं इसके स्रोत क्या हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि स्रोत यहां से है, ताकि जो लर्नर है वो उन स्रोतों तक पहुंच सके। इसके अलावा परामर्शदात्री सेवा इनके पास है, जिसको एडवाइजरी सर्विसेज बोलते हैं। फिर साहित्यिक खोज है। हमें लगता है नीचे वो शायद कैमरा से दिखाई ना दे, ऊपर चलते हैं। फिर है साहित्यिक खोज, नए नए साहित्य की खोज करना, पाठक तक पहुंचाना। संदर्भ ग्रह तथा अध्ययन सूचियों का संकलन, अध्ययन सूची जो बनाई जाती है इसका संकलन करना। दसवां, सारांशीकरण तथा अनुक्रमणीकरण, अब्स्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्टाइजेशन, सारांशीकरण करेंगे इसका। एंड इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग जिसको हम अनुक्रमणीकरण बोलते हैं, जिसमें हम लोग विषय सूची या विषय वस्तु जिसको देख पाते हैं। इसके अलावा अंतः ग्रंथालय आदान प्रदान, इसको हम लोग ILL बोलते हैं।
अंतः ग्रंथालय आदान प्रदान, एक लाइब्रेरी से दूसरे लाइब्रेरी में अध्ययन सामग्रियों का एक्सचेंज करना। 12वां, प्रलेखों का, जो प्रलेख हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका आरक्षण। प्रलेखों का आरक्षण, इनको ठीक से रखना। इसके अलावा क्लिपिंग करना और बहुत सारे इसके ठीक से क्लिपिंग करके रखना। एक है इसका जिसको आप लोग समझेंगे, रेप्रोग्राफिक सर्विसेज। रेप्रोग्राफिक सर्विसेज, इसमें क्या होता है? इसको बोलते हैं छाया प्रतिलिपिकरण सेवाएं। छाया प्रतिलिपिकरण सेवाएं। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसी किताबें, ऐसे अध्ययन सामग्री जो बहुत मात्रा में उपस्थित अवेलेबल नहीं है, बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, और तो उसे क्या करेंगे, पाठक को तो पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, उसकी छाया प्रति निकालेंगे, उसकी दूसरी प्रति निकालेंगे, परमिशन लेकर के, और उसको अपने पाठकों तक पहुंचाएंगे। इसको ही बोलते हैं रिप्रोग्राफ सर्विसेज। इसके बाद है अनुवाद सेवा। अनुवाद सेवा में क्या होगा, कुछ किताबें हैं जो बहुत अच्छी हैं, काफी डीप नॉलेज है उसमें, अच्छी चीजें हैं, लेकिन उसमें समस्या यह है कि वो किताबें अन्य भाषाओं में अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि उन किताबों का अनुवाद कराएंगे, ट्रांसलेशन सर्विसेज। अनुवाद सेवा, ताकि पाठक जो है अपनी भाषा में उसे पढ़ सके। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन, बुक डेमोन्स्ट्रेशन। बुक डेमोन्स्ट्रेशन, तो उसमें क्या करेंगे, या आप बुक फेयर, आप पुस्तक मेला का आयोजन करेंगे, या बुक प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे, जिसमें लोग आएंगे और किताबों को देखेंगे, क्योंकि आपके पास लाइब्रेरी में जरूरी नहीं है कि वो सभी किताबों को देख पाए, लेकिन जब आप बुक डेमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं तो देखने के लिए ही स्पेशली आता है कौन कौन सी किताबें हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है समसामयिक अभियोक्ता सेवा। समसामयिक, जिसको आप लोग करंट बोलते हैं। अभिज्ञता, ताकि आप लोगों को अपडेट करा सके करंट चीजों से, इसको करंट अफेयर भी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं करंट अवेयरनेस सर्विसेज। अवेयरनेस सर्विसेज, ये काम भी, ये सेवाएं भी पुस्तकालय प्रदान करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, इसके अलावा सूचना की चयनित प्रसारण, सिलेक्टेड डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन।
सूचना की चयनित प्रसारण, ये भी इनका काम है। ये सभी कार्य जो है, ये सभी सेवाएं जो है वो देते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कुछ विभाग के बारे में, जिसकी बात हम कर रहे थे ना, वो डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी, तो वो कैसे होते हैं और वो क्या, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। प्रभाग, डिवीजन की बात, अनुभाग की बात हम लोग करने वाले हैं। कहीं फैकल्टी भी बोला जाता है, कहीं स्कूल भी बोला जाता है, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस, डिवीजन ऑफ सोशल साइंस। तो इसके अलावा बहुत सारे, हम लोग जब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बहुत सारे सेक्शन बटे हुए होते हैं, उसको हम सेक्शन बोल सकते हैं, सेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के सेक्शन देखते हैं, कौन कौन से सेक्शन है। पहला एक्विजिशन सेक्शन, जिसको हम लोग अर्जन अनुभाग बोलते हैं। एक्विजिशन सेक्शन, अर्जन, एक्विजिशन करना, बुक को लाना, यह एक अनुभाग है, यह एक डिवीजन है, यह एक सेक्शन है। ठीक है, अर्जित करना, किताब को अर्जित करना। जब आप लाइब्रेरी के लिए जब जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे और आप एज ए लाइब्रेरियन जब बनाएंगे तो वहां पे एक एक्विजिशन रजिस्टर होता है। उस एक्विजिशन रजिस्टर में आप देखेंगे किताबों का डिटेल लिखा हुआ होता है, किताब कहां से आया, किसने किसका किताब है, किस विषय के लिए है, इसका कोड क्या है, ये सभी चीजें उसमें होती हैं। एक्विजिशन सेक्शन में कितनी इसकी एमआरपी है, कितनी किताबें हैं हमारे यहाँ ऊपर अवेलेबल, वो एक्विजिशन सेक्शन या उस रजिस्टर में होते हैं। दूसरा टेक्निकल सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन तकनीकी अनुभाग, विद्यार्थियों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमारे यहाँ क्योंकि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी भी है, हमारे पास ऑडियो विजुअल एड भी है, तो इसके लिए टेक्निकल सेक्शन का होना जरूरी होता है ताकि वो टेक्निकली एरर आने पे उसमें सुधार कर सके। तीसरा सर्कुलेशन सेक्शन, सर्कुलेशन सेक्शन समझते हैं। सर्कुलेशन सेक्शन मतलब आपका होगा परिसंचरण। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है रक्त परिसंचरण क्या है, ब्लड को यहां से वहां तक ढोना, सर्कुलेट करना, संचालित करना, परिसंचरण करना, घुमाना। वैसी किताबों का परिसंचरण होता है विभाग से, ये लाइब्रेरी यहां से यहां, यहां से वहां, तो ये सब काम जो होता है परिसंचरण अनुभाग का होता है। इसके अलावा है रिफरेंस सर्विसेज सेक्शन, रिफरेंस सेक्शन, इसका काम है से जो संदर्भ है उसको संरक्षित करना और उसके बारे में जानकारी रखना। फिर इसके बाद है पीरियोडिकल सेक्शन, पत्रिका विभाग, पीरियोडिकल सेक्शन पत्रिका विभाग, बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं हमारी लाइब्रेरी में आती है तो उसका एक सेक्शन होता है। और जब आप यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, जब बड़े लाइब्रेरी में जाएंगे तो उसका एक अलग सेक्शन, आप पढ़ना है तो वहां जाइए, वहां बहुत सारी पत्रिकाएं हैं। इसके अलावा क्या होता है रिसर्च सेक्शन, जिसके आपको रिसर्च में हेल्प मिलेगी और रिसर्च से संबंधित जो थीसिस वगैरह वहां पे मिलेंगे। रिसर्च सेक्शन, शोध विभाग, वहां शोध संबंधित तथ्य आपको मिलेंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन,
डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जहां आपको प्रलेख मिलेंगे, डॉक्यूमेंट मिलेंगे, तो एक जगह पे होंगे, उस सेक्शन में होंगे। इसके अलावा होता है इसका एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन बोल सकते हैं उसको। एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में वो होंगे जो लाइब्रेरी प्रशासन के संदर्भ में वो कार्य करते हैं, प्रशासनिक लाइब्रेरी के प्रशासनिक कार्य जो करते हैं वो होता है। इसके अलावा होता है रिपोर्ट सेक्शन, प्रतिवेदन, जो प्रतिवेदन तैयार होता है लाइब्रेरी का, वो प्रतिवेदन सेक्शन है। इसमें एक होता है अकाउंट सेक्शन, अकाउंट सेक्शन जहां जो है आप फाइन या शुल्क या मेंबरशिप लेते हैं, तो आप जहां पेड करते हैं पैसे, उसको बोलते हैं अकाउंट सेक्शन। जिसको लेखा विभाग बोलते हैं। इसके अलावा होता है मेन्यू स्क्रिप्ट सेक्शन, मेन्यू स्क्रिप्ट सेक्शन। इसमें क्या होगा? इसमें हस्तलिखित जो किताबें हैं जो नहीं छप पाई हैं या कुछ पांडुलिपि वगैरह हैं, वो वहां पे आपको मिल जाएंगे इस सेक्शन में जाने के बाद। फिर क्या होगा? मेंटेनेंस सेक्शन, किताबें ये सब जो मेंटेन होती हैं, जो फटती हैं या उसको रिपेयरिंग होता है, तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस सेक्शन। मेंटेनेंस सेक्शन उसको बोलते हैं। इसके बाद होता है प्रोसेसिंग सेक्शन। लाइब्रेरी को आप लोग आसानी में लीजिए, बहुत शानदार है ये भी। प्रोसेसिंग सेक्शन जिसमें प्रक्रिया का काम चलता है। फिर बिब्लियोग्राफी के लिए अलग सेक्शन है। बिब्लियोग्राफी सेक्शन। इसके अलावा और कौन कौन से सेक्शन हैं? डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी का सेक्शन अलग होगा। विभागीय लाइब्रेरी जिसकी हम बात शुरुआत में कहे थे आज की क्लास में, बताए थे कि दो प्रकार के लाइब्रेरी होते हैं। उसमें एक डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी होता है और एक सेंट्रल लाइब्रेरी होता है यूनिवर्सिटी के पास। तो डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी का जो सेक्शन है वो अलग है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक सेक्शन, जो टेक्स्ट बुक जो है उससे संबंधित सेक्शन है। तो इतने हमारे सेक्शन होता है और इन्हीं सेक्शनों के आधार पर लाइब्रेरी का कार्य चलता है। तो चलिए आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए तथ्यों के साथ।